हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, रोटेशनल मोशन के आगे के टॉपिक की बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक रोटेशनल मोशन में हम बातचीत कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड का मीनिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में पढ़ना जरूरी क्यों है और किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाला जाता है। क्लियर? डेट मीन्स अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड किया। इसमें हमने निकाला बच्चों पॉइंट मास पार्टिकल के लिए कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड, हमने डिस्कस किया कोई भी रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। ये दो बातचीत हमने की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, एक रिजिड बॉडी के लिए और एक पॉइंट मास के लिए। फिर रिजिड बॉडी में मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम याद रखते हैं और दो थ्योरम्स होती हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेकंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम की हेल्प से हम बाकी के केसेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाते हैं। उसके बाद मैंने रिजिड बॉडी पर आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे एंड पॉइंट मास पर भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसी डिस्कशन को अब बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं, आगे के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक जो रोटेशनल मोशन का हमारा यहाँ पर यूज आता है डेट इज टॉर्क। तो अब टॉर्क के बारे में बातचीत करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा टाउ से। एग्जैक्ट टी नहीं है, इसको ऐसे कर्ल करके लिखते हैं, इसलिए इसको हम टाउ साइन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, टॉर्क वर्ड का मतलब क्या है, टॉर्क का यूज क्या है, किस तरीके से निकालना है, कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे बनने वाले हैं, वो पूरा डिस्कशन हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। अगर मैं टॉर्क वर्ड की बातचीत करूं, इससे पहले हमें पहले फोर्स को समझना होगा, जो आपने एनएलएम चैप्टर में पढ़ा था। आपने पढ़ा था अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई मूविंग है तो वो मूविंग रहेगी, अपने इनर्शिया को वो होल्ड करके रखती है, अपनी स्टेट को वो होल्ड करके रखती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। डेट मीन्स बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल था। कोई भी चेंज अगर मुझे करना था ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड तो वहां पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, एक्सीलरेशन अप्लाई करना पड़ रहा था। क्लियर? लेकिन अब हम ट्रांसलेशनल की बात ना करके रोटेशनल मोशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। रोटेशनल में अगर मुझे कोई भी चेंज करना है, बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी पर अगर मुझे आना है, तो ये वाली बात ओनली फोर्स से डिफाइन ना होकर फोर्स के कंपोजिट इफेक्ट से हम डिफाइन करते हैं। और फोर्स का जो कंपोजिट इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो बात आती है यहां पर, ये कंपोजिट इफेक्ट का मतलब क्या है। मैंने बोला टॉर्क इज अ कंपोजिट इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले बात आती है कंपोजिट इफेक्ट का मतलब क्या है। देखो बच्चों, इस बात को हम एक सिंपल सा विजुलाइज करते हैं। जैसे मान लो ये गेट है, जिसको एक साइड को इसकी को मैंने चैनल लगा के फिक्स कर रखा है। एक साइड फिक्स होती है, एक साइड हमारा ये डोर का हैंडल होता है। इस हैंडल को पकड़ के ऐसे हम डोर को ओपन करते हैं। ये सिंपल सा तरीका है। अगर मैं डोर का मोशन ऑब्जर्व करूं तो डोर अपनी पोजीशन पे फिक्स है, अपनी पोजीशन पर ही ये रोटेट हो रहा होता है। दैट मीन्स ये रोटेशनल मोशन फॉलो करता है। ये वाली बात भी सही है। अब देखिए, आपको डोर को ओपन करना है तो जो आपके एफर्ट्स हैं वो किन किन बात पर डिपेंड करेंगे। अगर इसको सोचा जाए तो सीधी सी बात है, काफी बड़ा सारा भारी डोर है ऐसे समझ लेते हैं। तो एक तो आपको फोर्स लगाना होगा इसको ओपन करने के लिए। आपको एफर्ट्स में एक तो फोर्स लगाना होगा। दैट मीन्स इसको जो रोटेट कराना है मुझे, तो पहला जो मेरा रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज फोर्स। अगर मैं अच्छा खासा फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं तो डोर अपना ओपन हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, अगर मैं और इसमें रोटेशन का फैक्टर चेक करता हूं तो आप इस बात को ऐसे समझ लो बच्चों, मान लो इस तरीके से 3 हैंडल यहां पर लगे हुए हैं, 1 2 3। क्लियर? इस वाले हैंडल को लगा के एक तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक बार मैं इस हैंडल को पकड़ के फोर्स लगाता हूं, एक बार मैं फर्स्ट हैंडल को पकड़ के फोर्स लगाता हूं। अगर मैं तीनों हैंडल के लिए फोर्स लगाऊंगा तो आप सीधा सा इमेजिन कर सकते हो, जो पहला वाला है यहाँ पे फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल पास में होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और दूर होगा तो फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। यही रीजन होता है कि जो हैंडल होता है उसको एकदम कॉर्नर पे लगाते हैं। सीधा सा लॉजिक है। डेट मीन इसका जो रोटेशन का सेंस है वो ओनली फोर्स पर डिपेंड ना करके ये जो रोटेशनल एक्सिस है इससे डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर ये हैंडल होगा उतना कम फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड जो रोटेशन का फैक्टर है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है।
इसलिए मैंने बोला कि जो रोटेशन का इफेक्ट है ये ओनली फोर्स से ही मेजर नहीं होता, फोर्स एंड डिस्टेंस से मेजर होता है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट्स कंपोजिट इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर? इन दोनों टर्म को इंक्लूड करके जो डिफाइन करती है क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम टॉर्क बोलते हैं। एकदम आसान सा तरीका है कि यहां पर फोर्स का भी लॉजिक है, डिस्टेंस का भी लॉजिक है, इसलिए यहां पर दो कंपोजिट टर्म्स का इफेक्ट ओवरऑल आ रहा है। दैट्स व्हाई इसको हमने फोर्स से डिफाइन ना करके एक नई क्वांटिटी यहां पर ली है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क जो हुआ ये फोर्स पर डिपेंड करेगा, एक बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस अपनी कौन सी होगी? रोटेशनल एक्सिस वाली डिस्टेंस। क्लियर? इसलिए यहां पर हम डिफाइन करते हैं टॉर्क, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट वर्ड का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मोमेंट रेफर करता है आपको फोर्स और रोटेशन के नेचर को। दैट मीन्स फोर्स का जो रोटेशन नेचर है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। क्लियर? एंड इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। जो अभी हमने बेटा विजुलाइज किया, अभी हमने इसको समझने का ट्राई किया कि किस तरीके से ये रोटेशनल एक्सिस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब देखिए इस बात को थोड़ा सा और समझने का ट्राई करते हैं। जैसे लेट्स से मैं बोल देता हूं बेटा कि ये कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। क्लियर? और मेरे पास एक कोई रॉड है जिसको एक एंड को मैंने फिक्स कर रखा है। ये कोई भी एक रॉड है ए बी, इसके एक एंड को मैंने बेटा फिक्स कर रखा है। आ रही बात समझ में? अब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं, मैं इस पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एट एन एंगल थीटा पर। मैं इस पर क्या कर रहा हूं? एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एट एन एंगल थीटा पर। सिंपल। अब देखिए ये जो थीटा एंगल पे फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर होगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा एफ साइन थीटा, और ये वाली इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज आर। अगर मैं एफ कॉस थीटा की टेंडेंसी देखूं तो एफ कॉस थीटा ये जो ए बी रॉड है इसको आगे की तरफ पुल करना चाहेगा। अगर आप इसका सेंस इमेजिंग करने का ट्राई करोगे तो एफ कॉस थीटा इसको आगे पुल करने का ट्राई करेगा। सिंपल। जबकि एफ साइन थीटा का सेंस क्या है? एफ साइन थीटा इसको इधर लाने का ट्राई करेगा। अगर ए पर फिक्स है तो एफ साइन थीटा इसको रोटेट कराने का ट्राई करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। और जो रोटेशन इफेक्ट है फोर्स का, जो कि रोटेशन इफेक्ट है फोर्स का, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? टॉर्क। दैट्स व्हाई हियर वी डिफाइन टॉर्क दैट इज डिनोटेड बाय टाउ व्हिच इज इक्वल टू होगा रोटेशन सेंस ऑफ फोर्स दैट इज एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल पॉइंट और रोटेशनल एक्सिस। ये रोटेशनल पॉइंट से डिस्टेंस आर है तो रोटेशनल सेंस जिसके कारण रोटेशन हो रहा है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर बेटा इसको ओवरऑल अरेंज करके लिखता हूँ तो हियर वी कैन से टॉर्क डेट इज इक्वल टू होगा आर एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डेट इज इक्वल टू होगा अपना आर एफ साइन थीटा, जिसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इन अ वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर डेट इज इक्वल टू होगा आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। क्लियर? वेक्टर सेंस में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। तो ओवरऑल टॉर्क इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ अ बॉडी। जब भी रोटेशनल मोशन की बात होगी तो फोर्स के पर हम बातचीत ना कर कर इसका ऑल्टरनेट हमारा क्या जाएगा? टॉर्क। क्यों आया? ये वाली बात हमें समझ में आ रही है क्योंकि ये कंपोजिट इफेक्ट है। ओनली फोर्स से ही रोटेशन पॉसिबल नहीं है, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी डिपेंड कर रही होती है। और कितना होता है? डेट इज आर एफ साइन थीटा। क्लियर? चलो तो इसे आप नोट डाउन करो, फिर इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं, फिर न्यूमेरिकल से इस बात को और अच्छे से समझेंगे। लिख लो बच्चों, टॉर्क डेट इज आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स की बातचीत करता हूं तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सीधा सा है, हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो आपने पढ़ भी रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट से ओवरऑल वेक्टर रिजल्ट ही मिलता है, तो डेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात। सेकंड, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। अगर इसकी एसआई यूनिट लिखोगे तो यहां पर आप देखोगे डिस्टेंस आ रहा है और फोर्स आ रहा है, तो एसआई यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर। क्लियर?
अगला देखो भाई, वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, एंड इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाई, its direction is determined by right hand thumb rule. By using of right hand thumb rule, we can easily calculate direction. Its direction is determined by right hand thumb rule. इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये कोई भी r वेक्टर है, ये कोई भी f वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। आपने पढ़ा है बेटा टॉर्क वेक्टर डेट इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। आर इसमें पहले आता है, एफ बाद में आता है। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उस पर आपको फिंगर्स को रखना है अप टू सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है अपना फोर्स, अप टू सेकंड वेक्टर्स तक आपको फिंगर्स को कर्ल करना है। तो इधर हमारा थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड। सो हियर थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, दैट मीन्स इस वाले सेंस में टॉर्क हमारा चला जाएगा आउटवर्ड, और ये जो डॉट साइन है इसका मतलब होता है आउटवर्ड। सिंपल सा लॉजिक याद रखना, डॉट का मतलब होता है बेटा आउटवर्ड एंड क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। काफी टाइम आपको डॉट और क्रॉस की फॉर्म में दे देगा, या आउटवर्ड इनवर्ड लिखे जब तो सीधा सीधा हमें समझ में आता ही है। तो अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ कि जो फर्स्ट वेक्टर है उस पर फिंगर रखो, अप टू सेकेंड वेक्टर तक फिंगर कर्ल करो, थंब किधर जा रहा है हमारा बेटा बाहर की तरफ, तो यहाँ पर टॉर्क की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी, टॉर्क होगा हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल। तो ओवरऑल हियर आई कैन से टॉर्क डेट इज इक्वल टू दिस वन। और देखिए अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से आर ऐसे है, एफ इधर है। हमेशा हमें क्या यूज में लेना है, राइट हैंड। आर राइट हैंड की फिंगर्स को कहाँ पर रखा, आर पर। अब एफ तक मैं बेंड करता हूं तो फिंगर्स को मैक्सिमम हम 180 तक बेंड कर सकते हैं। अगर मैं 180 तक बेंड कर रहा हूं, यहां पर एफ नहीं आया, क्लियर। अब दूसरा तरीका है, इस वाले में एफ नहीं आया तो दूसरा तरीका है मैं आर पर फिंगर्स को रखूं, अभी भी राइट हैंड ही रखा है, और ऐसे मैं कर्ल करता हूं तो एफ इसमें आ गया। डेट मीन्स थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। बता रही है समझ में कब ऐसे रखना है, कब ऐसे रखना है, कि इस वाले 180 तक आप बेंड कर पाओगे। अगर ऊपर वाले 180 में है तो ऐसे रखना है, नीचे वाले 180 में है तो इस तरीके से रखोगे, तभी एफ आपका कवर होगा। तो यहाँ पर थंब जा रहा है हमारा इनवर्ड, तो ओवरऑल हियर आई कैन से टॉर्क डायरेक्शन इज इन इनवर्ड। आ रही बात समझ में कि ये जो थंब है अंदर जा रहा है तो टॉर्क अंदर हो गया। और फिंगर का जो रोटेशन है ये बताता है बॉडी कैसे रोटेट होने वाली है। फिंगर्स ऐसे रोटेट हो रही हैं तो बॉडी ओवरऑल इस तरीके से रोटेट होगी। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉर्क के बारे में, छोटे छोटे वेक्टर पॉइंट है, ऐसा यूनिट ये होगी, और डायरेक्शन को हम इस तरीके से निकालते हैं। इसे भी आप नोट डाउन करो। अब इस बात को हम न्यूमेरिकल से समझेंगे। ठीक है, लिख लो बच्चों इसे। चलिए न्यूमेरिकल्स पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको बच्चों ये एक रॉड दी हुई है और इसको एक पॉइंट को मैंने हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया है। ठीक है, इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F डेट इज इक्वल टू है 40 न्यूटन, और इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F डेट इज इक्वल टू है 60 न्यूटन। आपको बोला है कि ये वाली जो डिस्टेंस है डेट इज 30 सेंटीमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है डेट इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 दिया हुआ और ये डिस्टेंस 70 दिया हुआ है। ये वाला फिक्स पॉइंट है O। डिटरमाइन टॉर्क एट पॉइंट O। आपको बताना है कि जो पॉइंट O है इस पॉइंट O पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, फोर्स डिस्टेंस वगैरह की वैल्यू दी हुई है, मुझे टॉर्क निकालना है, ओवरऑल टॉर्क क्या होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल आप समझ लो फिर अगले आप सॉल्व करना। अगर मैं यहां पर बातचीत करूं तो आपने पढ़ा है बच्चों टॉर्क डेट इज इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन को हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, मैग्नीट्यूड को हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्लियर। इस वाली बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ये पहला फोर्स है और डेट इज अ सेकेंड फोर्स। तो इस फोर्स के कारण एक टॉर्क कैलकुलेट होगा, इस फोर्स के कारण एक टॉर्क कैलकुलेट होगा, ओवरऑल फिर हम नेट टॉर्क लिखने वाले होंगे। ये एक बेसिक सी स्ट्रेटजी है। जैसे अगर मैं पहले फोर्स के लिए टॉर्क लिखता हूं तो आपने पढ़ा है टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा।
हियर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, जिस पॉइंट पर ये फिक्स है, इससे फोर्स की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 मीटर, मल्टीप्लाई फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है बेटा यहाँ पर 40 न्यूटन, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 40, मल्टीप्लाई एंगल कितना है, तो देखिए ये आर हो गया अपना बाहर की तरफ और ये एफ है, तो एंगल हो गया अपना यहाँ पर 90, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ बेटा डेट इज आ साइन 90, साइन 90 होगा 1, 4 इंटू 3, इसका अमाउंट आ जाएगा 12। पहले फोर्स के कारण जो लगने वाला टॉर्क का अमाउंट है वो तो होगा 12। सीधा सीधा आर की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करो, आपके आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। क्लियर। अब देखिए डायरेक्शन की बातचीत करते हैं, तो ऑल टाइम दोनों वेक्टर को बाहर की तरफ लेना है, आर और एफ को हमें किधर लेना है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना आर वेक्टर, ये है एफ वेक्टर, आर पर फिंगर रखी, एफ तक बेंड किया, थंब किधर जा रहा है, अंदर, अंदर वाली डायरेक्शन हो गई माइनस जेड एक्सिस, दैट मीन्स माइनस के। अगर मैं इस प्लेन को एक्स एंड वाई लेता हूं तो अंदर वाला हो गया बेटा माइनस जेड एक्सिस, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा माइनस के कैप, दैट मीन्स ये विद प्रॉपर डायरेक्शन आ गया। आ रही बात समझ में। चलिए सेकंड फोर्स के लिए टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क 2 विच इज आल्सो इक्वल टू होगा हमारा आर एफ साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, देखो बच्चों आर डिस्टेंस जो पॉइंट है जहां पर रॉड को फिक्स किया है वहां से डिस्टेंस हमें लेना है, तो ये वाली डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई द फोर्स विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाई द एंगल, आर इधर है एफ इधर है, एंगल हो गया 90, दैट इज अ साइन 90, सो हियर ओवरऑल आंसर इज 60। जो मैग्नीट्यूड आएगा सेकंड फोर्स के कारण वो तो आ गया हमारा 60, करेक्ट। अब बातचीत रह जाती है हमारी डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए आर तो ये हो गया बाहर की तरफ, एफ इधर है, आर पर फिंगर रखी, एफ तक मैंने इसको बेंड किया तो थंब जा रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस, दैट मींस के है। सिंपल सा तरीका है, मैग्नीट्यूड को हम फॉर्मूला फॉलो करके लिख सकते हैं, डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे बोल दूंगा टॉर्क 1 इतना होगा और टॉर्क 2 अपना इतना होगा। यहाँ से मैं अगर नेट टॉर्क लिखता हूँ तो नेट टॉर्क क्या होगा बेटा, वेक्टर सम ऑफ बोथ टॉर्क, पहला तो है अपना माइनस के 12 के कैप और सेकंड है अपना 60 के कैप, तो आंसर आ जाएगा अपना 48 के कैप। दैट मीन्स ये जो रॉड के इन फोर्सेस के कारण पॉइंट ऊपर जो नेट टॉर्क लग रहा है दैट इज 48 और कौन सी डायरेक्शन में, के कैप। तो ओवरऑल टॉर्क जो है वो बाहर की तरफ है और रोटेशन का सेंस रॉड का इधर होगा। आई बात समझ में। रोटेशन का सेंस, सॉरी रोटेशन का सेंस किधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि ये वाला टॉर्क डोमिनेटिंग है, फिंगर्स ऐसे रोटेट हो रही है। और आप इमेजिन भी कर सकते हो ये फोर्स जाता है तो ऊपर ही रोटेट होगा, आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम टॉर्क को लिखते हैं, टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, बस इस वाली चीज को हमें फॉलो करना है। चलिए तो इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करो, फिर अगले एग्जाम्पल की बातचीत करते हैं और कैसे एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। चलो देखो बच्चों अगला थोड़ा मैथमेटिकल बातचीत कर लेते हैं। सीधा सीधा अगर ऐसे दे दे आर वेक्टर इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड एफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू है अपना i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ j कैप माइनस के k कैप। आपको बताना है बेटा वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या होगी। क्लियर, वैल्यू ऑफ टॉर्क मुझे यहाँ पे लिखनी है। आपने पढ़ रखा है टॉर्क वेक्टर दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दैट मीन्स आर और एफ दिए हुए हैं, जस्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, उसको आसानी से फॉलो करके आप निकाल सकते हो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो इसे लिखो बच्चों और सॉल्व करना स्टार्ट करो, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जिनको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है या जिनको कोई भी डाउट है क्रॉस प्रोडक्ट में, हमें डिटर्मिनेंट बनाना होता है आई कैप जे कैप के कैप। जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को इन पे अरेंज कर दो। आई कैप का आ गया 3, जे कैप का है 4, के कैप का है -5। अब जो सेकंड वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को अरेंज कर दो 1, 2, -1। लिख दिया। अब बस मुझे बेटा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ये मैंने अरेंज कर लिया। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई कैप के सामने वाले रो एंड कॉलम को हाइड करो, बचे हुए एलिमेंट अपने पास क्या रहेंगे, ये वाले, ठीक है।
फर्स्ट का 4 से करो, 4 इंटू -4 इज अ -4, माइनस 4 इंटू -1 इज अ -4, फिर माइनस साइन आएगा, -5 इंटू 2 इज -10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हमने आई कैप के रेस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना आई कैप। आ रही बात समझ में? सिंपल। ऐसे जे कैप के लिए करना है, जे कैप के सामने वाले रो एंड कॉलम को हाइड करो। फर्स्ट का 4 से 3 इंटू -1, तो यहाँ पे जे में पहले ही माइनस रहता है, 3 इंटू -1 इज -3, -5 इंटू 1 इज -5, माइनस माइनस हो जाएगा +5, और ये हो गया अपना जे कैप। ये आपने पढ़ी रखा है, जे में ऑलरेडी हम माइनस लेते हैं। क्यों लेते हैं ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया है। अब के वाले रो एंड कॉलम को हाइड करो, 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 1 इज 4, और यहाँ पे आएगा माइनस का, और ये के कैप। करेक्ट। अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो टॉर्क वेक्टर डेट इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 6 आई कैप, ये आया 2 माइनस के ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस के ट्वाइस ऑफ के कैप। जो टॉर्क लगेगा डेट इज इक्वल टू दिस वन। ये सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन था क्रॉस प्रोडक्ट पे, बस हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना था। आ रही बात समझ में? चलो इसे भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। लिख लो इसे। क्रॉस प्रोडक्ट वाली न्यूमेरिकल तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक न्यूमेरिकल पता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट पे मिल ही जाता है, चाहे वो कैसे मिले। वेक्टर का सीधा नहीं पूछ के क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी चैप्टर में पूछ लेता है। आगे देखिए, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लेट्स से आपको बोला है बेटा ये कोई भी व्हील है, ठीक है, इसको वापस से सही से बना लेते हैं। आपको बेटा ये कोई भी एक व्हील दिया हुआ है, क्लियर। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये इसका सेंटर पॉइंट है, करेक्ट। इस पर इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F इक्वल टू 20 न्यूटन, करेक्ट। एक बेटा इस पे इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है F इक्वल टू 10 न्यूटन, और एक बच्चों इस पे इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है F इक्वल टू 30 न्यूटन। आपको बोला है ये जो छोटा सर्किल है इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा सर्किल है इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है O। देन डिटरमाइन टॉर्क एट पॉइंट O। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट O है इस पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। आपको बोला है ये कोई भी व्हील सिस्टम है जिस पर 3 फोर्सेज इस वे में अरेंज है। तो क्वेश्चन को कॉपी करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक आपको सोचना है टॉर्क के बारे में। टॉर्क होता है हमारा RF sin थीटा, बस वैल्यूज को आपको पुट करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। लिखो बच्चों, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे सॉल्व करोगे। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की बातचीत करता हूँ तो सिंपल है कि ये जो भी फोर्स हैं ये टॉर्क लगा रहे होंगे, एंड द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट इज इक्वल टू होगा अपना अमाउंट ऑफ टॉर्क विच इज इक्वल टू होगा RF sin थीटा, करेक्ट। तो बस मुझे एक एक फोर्स के लिए यहाँ पर टॉर्क निकाल लेना है विद प्रॉपर डायरेक्शन, उनका नेट मुझे निकाल लेना है, तो मेरा नेट टॉर्क आ जाएगा। एकदम आसान सा तरीका है। चलिए अप्लाई करते हैं। हाँ जी, पहले वाले फोर्स के लिए लिखते हैं, जैसे इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया। पहले वाले फोर्स के लिए लिखते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। टॉर्क 1, R कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स कितना है 20। ऑल टाइम रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होगा 90, तो एंगल कितना आ गया sin 90, और इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया अपना 2। चलो ये तो 2 आ गया। डायरेक्शन चेक करते हैं। R को हमें किधर लेना है आउटवर्ड, F इधर है, R पर फिंगर रखी है, F तक बेंड करी, थंब जा रहा है अंदर, डेट मीन्स टॉर्क हो गया इनवर्ड, तो ये हो गया -k, करेक्ट। जैसे मैं लिखता हूँ टॉर्क 2,
सेकंड के लिए अगर मैं बातचीत करूं, देखो बच्चों यहाँ पर ये आर है, आर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, एंगल कितना है 90, ये हो गया sin 90। यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा सेम 2, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शन लिखूं, आर को हमें किधर लेना है आउटवर्ड, एफ इनवर्ड, इसमें भी थंब किधर जा रहा है अंदर, डेट मीन्स ये भी क्या आ गया माइनस के सिंपल, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज 90 पर ही होते हैं। कैसे भी मैं लगा दूं इसमें रेडियस और टेंजेंट तो अपने 90 पर ही होंगे। अगर मैं अगली बात करता हूं बेटा टॉर्क 3, हाँ जी, आर कितना है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स कितना है 30, एंगल कितना है 90, करेक्ट। तो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया अपना 6। डायरेक्शन चेक करो, आर इधर, एफ इधर, थंब किधर, आर पर फिंगर रखी, एफ तक बेंड किया, थंब जा रहा है अंदर, तो ये हो गया बेटा अपना सेम माइनस के कैप। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर नेट टॉर्क डेट इज इक्वल टू होगा 2 + 2 + 6, 4 + 6 इज 10 माइनस के कैप। आई बात समझ में? नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस के कैप, सिंपल। तो इस तरीके से हम टॉर्क को लिखते हैं, टॉर्क की वैल्यूज को लिख सकते हैं, टॉर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आर क्या है, एफ क्या है, थीटा क्या है, और डायरेक्शन को हम निकाल लेंगे बेटा राइट हैंड थंब रूल से, तो आप आसानी से इसे लिख पाओगे। तो ये भी एग्जाम्पल आप नोट डाउन करो, फिर आगे के कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं। लिख लो इसे। अगले कॉन्सेप्ट को फिर चेक करते हैं। चलिए देखो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कपल, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। कपल लड़के लड़की वाला नहीं है, ठीक है, कपल टॉर्क का एक एप्लीकेशन है। तो इसको समझते हैं कि ये चीज है क्या। देखिए सीधी सी बात है, आपको ये बेटा कोई भी एक रॉड दी हुई है, करेक्ट, आपको ये कोई भी एक रॉड दी हुई है, इस रॉड के एक एंड पर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं F, एक अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं F, और लेट्स से रॉड को मैंने मिड पॉइंट पर फिक्स कर रखा है और इसकी टोटल लेंथ है 2 है। ये वाला सिस्टम जो है दैट सिस्टम इज कॉल्ड कपल। इसमें अगर आप नेट फोर्स की बात करोगे तो जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, नेट फोर्स तो 0 है, बट क्या यहाँ पे नेट टॉर्क 0 होगा, इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये जो कंप्लीट सिस्टम है, व्हेन अ 2 इक्वल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द एंड्स ऑफ द रॉड, देन द सिस्टम इज कॉल्ड कपल, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के, वैसे है तो इंसानी, ठीक है, लेकिन दोनों अपोजिट जेंडर है, दैट मीन्स एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कपल। इस पर चेक करते हैं कितना टॉर्क लगेगा। देखिए अगर मैं टॉर्क की बातचीत करता हूं तो एक तो इस फोर्स के कारण लगेगा, एक इस फोर्स के कारण लगेगा। अगर मैं पहले वाले फोर्स के लिए लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज आर एफ साइन थीटा, आर डिस्टेंस तो किसके इक्वल है, ए के, मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, और थीटा इज 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू आएगा ए एफ, करेक्ट। सेम अगर मैं बेटा सेकंड के लिए लिखता हूं तो इसकी भी डिस्टेंस ए हो जाएगी, 2a का आधा a होगा, तो टॉर्क 2, आर तो हो गया ए, फोर्स है एफ, साइन 90 हो जाएगा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा ए एफ। अगर डायरेक्शन चेक करता हूं तो आर, फिंगर्स को आर की डायरेक्शन में एफ तक बेंड किया, थंब जा रहा है आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन आ गई बेटा अपनी आउटवर्ड। इसमें चेक करें, फिंगर्स को आर की डायरेक्शन में एफ तक बेंड किया, थंब जा रहा है आउटवर्ड, तो इसकी भी डायरेक्शन अपनी आ जाएगी आउटवर्ड, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे नेट टॉर्क लिखूंगा तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा अपना, ट्वाइस ए एफ। आई बात समझ में, नेट टॉर्क कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए एफ के, करेक्ट। तो इस पर नेट फोर्स 0 होता है कपल पर, बट नेट टॉर्क नॉन 0 होता है। ओवरऑल ये रोटेट होगा, और किस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि फिंगर्स ऐसे रोटेट हो रही है तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। दैट सिस्टम इज कॉल्ड कपल। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इस टर्म को यूज ले तो इस टर्म का मतलब है ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिस पर नेट फोर्स 0 होता है और नेट टॉर्क होता है हमारा 2a है। आ रही है बात समझ में। और ये पूरी कहानी है बेटा टॉर्क के बारे में। इससे रिलेटेड हमने समझा कि टॉर्क की ज़रूरत क्यों है, टॉर्क लगता कैसे है, टॉर्क पर कैसे न्यूमेरिकल हमारे बन सकते हैं। स्टिल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन टॉर्क पार्ट, so you can ask on your respective telegram group.
correct? So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in the next video. Thank you.